नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था को समझने की सबसे मजबूत नींव है, यानी हमारी जनसंख्या। यह सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि संसाधनों के निर्माण, उनके उपयोग और हमारे पूरे सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को समझने का सबसे बड़ा आधारी तत्व है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस विशाल नंबर को देखिए, 1210.6 मिलियन, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी आबादी लगभग 121 करोड़ थी। सोचिए, दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा सिर्फ हमारे देश में रहता है, और वो भी तब जब हमारे पास दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4%, यानी लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही है। 1951 में ये संख्या सिर्फ 36 करोड़ थी, और वहां से यहां तक का ये सफर सच में चौंकाने वाला है। इतने बड़े पैमाने को बारीकी से समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जनसंख्या का आकार और वृद्धि। दूसरा, आयु और लिंग अनुपात। तीसरा, साक्षरता की स्थिति। चौथा, व्यावसायिक संरचना। और आखिर में प्रवास और परिवर्तन। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, जनसंख्या का आकार और वृद्धि। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि देश की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ही बसती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और सिक्किम में सबसे कम आबादी है। अब ऐतिहासिक आंकड़ों में उलझने से पहले हमें वार्षिक वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सीधा सा गणित है। आधार वर्ष की जनसंख्या के हर 100 लोगों पर हर साल होने वाली प्रतिशत वृद्धि। इस छोटे से प्रतिशत से हमें पता चलता है कि हमारी आबादी आखिर किस स्पीड से बढ़ रही है। यहाँ इस टेबल पर नजर डालिए। ये डेटा बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करता है। कुल जनसंख्या तो लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन अगर हम सालाना वृद्धि दर की बात करें तो 1981 के बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। 1981 में यह दर 2.22% के पीक पर थी, जो 2011 तक घटकर 1.64% रह गई। यानी हमारी आबादी बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। और इसी के साथ बता दें, देश का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बिहार में घनत्व सबसे ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। चलिए, अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, आयु और लिंग अनुपात। यहाँ हम जनसंख्या की मानव संरचना को एकदम करीब से देखेंगे। किसी भी देश का भविष्य उसकी आयु संरचना पर बहुत हद तक टिका होता है। हम आबादी को 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: बच्चे, कामकाजी वयस्क और बुजुर्ग। 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारी करीब 58.7% आबादी वयस्क यानी कामकाजी है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त पावर हाउस है। वहीं 34.4% बच्चे और 6.9% बुजुर्ग मुख्य रूप से निर्भर आबादी में आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का भी खास फोकस इसी बात पर है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले और उनकी सेहत सुधरे। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेटर की ओर, लिंगानुपात या सेक्स रेशो। इसका सीधा सा मतलब है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि किसी भी समाज में समानता को मापने का ये सबसे सटीक और महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर हम पिछले 60 सालों के इस टेबल को एनालाइज करें तो एक चिंताजनक पैटर्न साफ दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से यह अनुपात हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही रहा है। 1951 में ये 946 था और काफी उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद 2011 में ये आंकड़ा प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का रहा। और यहीं पर यह सवाल एकदम लाजमी हो जाता है कि आखिर देश में लिंग अनुपात लगातार महिलाओं के प्रतिकूल क्यों बना हुआ है? ऐसे कौन से गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं जो इस असंतुलन को लगातार बनाए हुए हैं? इसका निष्पक्ष होकर गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, साक्षरता की स्थिति, यानी देश का शैक्षिक सशक्तिकरण। साक्षरता के नंबर्स देखने से पहले जरा 2011 की जनगणना की ये परिभाषा देख लेते हैं। इसके मुताबिक 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाएगा। एकदम सीधा और स्पष्ट। अब इस डेटा को देखिए,
ये हमारी शिक्षा की मौजूदा तस्वीर को सामने लाता है। देश की कुल साक्षरता दर 73% है, लेकिन जब हम इसे लिंग के आधार पर बांटते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। पुरुष साक्षरता जहां 80.9% है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 64.6% पर है। ये फर्क सच में काफी बड़ा है। और यहीं से ये महत्वपूर्ण सवाल जन्म लेता है कि आखिर पुरुष और महिला साक्षरता दरों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। ये गैप हमें याद दिलाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए हमें अभी बहुत सी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना है। चलिए अब चलते हैं चौथे भाग की ओर, व्यावसायिक संरचना। यानी हमारी इतनी बड़ी आबादी आखिर आजीविका के लिए क्या काम करती है। किसी देश के लोग किन कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये विकास का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हम आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि देश की लगभग 64% आबादी आज भी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें आज भी प्राथमिक क्षेत्र से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। अब हम इस जनसांख्यिकीय पहेली के अपने 5वें और अंतिम भाग पर आ गए हैं, प्रवास और परिवर्तन। जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा जनसंख्या में बदलाव का एक और बहुत बड़ा कारण है प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास 2 तरह का होता है। पहला है आंतरिक प्रवास, जो देश के अंदर ही होता है, जैसे गांव से शहर की ओर जाना। इससे शहरों में जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ता है। और दूसरा होता है बाहरी प्रवास, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। जब हम बाहरी प्रवास की बात करते हैं तो 2 नए शब्द सामने आते हैं। बसने के इरादे से किसी नए देश में आने को अप्रवास या इमिग्रेशन कहते हैं, और रहने के लिए अपना देश छोड़ने को उत्प्रवास या एमिग्रेशन कहा जाता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं किसी भी क्षेत्र के जनसांख्यिकी बदलाव में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं समेटते हैं। आज हमने वृद्धि दर से लेकर साक्षरता, रोजगार और प्रवास तक हर पहलू को खंगाला। अंत में ये सवाल छोड़कर जाते हैं कि ये लगातार बदलती हुई जनसांख्यिकी हमारे देश के भविष्य को, अर्थव्यवस्था को और समाज को आगे चलकर किस तरह आकार देगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।